आओ एक बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत करें, फंक्शन। सब बच्चे ध्यान सुनेंगे और एक एक बात को समझेंगे। ध्यान देखो, इससे पहले कि अपन फंक्शन चैप्टर के बारे में पढ़ें, सबसे पहले अपन को दो बातें जाननी पड़ेगी। एक तो जानना पड़ेगा सेट और दूसरा जानना पड़ेगा रिलेशन। जब हम एक बार सेट और रिलेशन जान लेंगे तब हम बात कर सकते हैं किसकी, फंक्शन। सबसे पहले सेट को समझो। सेट क्या है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। केवल कलेक्शन नहीं, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड शब्द का क्या मतलब है? सुपरिभाषित, ढंग से परिभाषित। यानी उसकी परिभाषा ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर उस परिभाषा को पढ़ के सेट बनाए तो हमको हर बार एक ही सेट मिले। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। जैसे अपन बोले कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स तो एक सेट है। अपन बोले कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स तो यह भी एक सेट है। लेकिन अगर अपन बोले कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट पीपुल तो ये सेट नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंट पीपुल वेरी करते आएंगे। या मैं बोलूं कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स तो वह भी सेट नहीं है। हर एक का अपना अपना पसंद होगा। अच्छा, अपन किसी भी कलेक्शन को सेट कहेंगे इफ दैट सेट इज वेल डिफाइंड। द वर्ड वेल डिफाइंड सिंपली मीन्स कि अगर उस डेफिनेशन को पढ़ के अपन सेट बनाए देन वी गेट द सेम सेट। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो हाँ सर। हाँ बोलना है तभी अच्छा लगता है। लिखो, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, पहले ही लिख रखा है, लिखो, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। लिखो हाल से बच्चों, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्लियर है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। नीचे लिखो वेल डिफाइंड मीन्स, वेल डिफाइंड मीन्स, वेल डिफाइंड मीन्स, लिखो वेल डिफाइंड मीन्स that the definition is exact. Well defined means that the definition is exact. Well defined means that the definition is exact. And from the definition, and from the definition, and from the definition, we always get the same set. And from the definition, we always get the same set. And from the definition, we always get the same सेट। और डेफिनेशन की मदद से हमें हमेशा एक ही सेट मिले। क्या सेट समझ में आया? पता सेट को हिंदी में क्या कहते हैं? समुच्चय। जाने दो, सेट क्लियर। इज द डेफिनेशन ऑफ सेट क्लियर? अब आइए बात करें रिश्ते की, रिलेशन। रिलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? रिश्ता। एक सीरियल भी आता है, ये रिलेशन क्या कहलाता है, सॉरी ये रिश्ता क्या कहलाता है? पवित्र रिश्ता। हम तो भैया मैथमेटिकल रिलेशन की बात करेंगे। अब सब बच्चे बोर्ड पर देखें, बोर्ड पर देखें, बिल्कुल ध्यान सुनिए। रिलेशन इज अ रूल, रिलेशन इज अ रूल बाय विच वी रिलेट एलिमेंट्स ऑफ वन सेट टू द एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट। रिलेशन एक रूल है, रिलेशन एक रूल है जिस रूल के तहत we relate the element of one set to the elements of other set. अगर ये है सेट A और ये है सेट B तो अपन लिखते हैं रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम A to B। इस कोलन को अपन लोग पढ़ते हैं डिफाइंड फ्रॉम, और इसको पढ़ते हैं टू। रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम A to B, रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम A to B। जरा बोर्ड पर देखो, मान लीजिए 1 2 3 4 5 यहाँ एलिमेंट्स है। यहाँ पर एलिमेंट है 1 4 9 16 36 49, और हम बोलते हैं A इज रिलेटेड टू B इफ A स्क्वायर इक्वल टू B। यानी हम एलिमेंट A को एलिमेंट B से रिलेट करेंगे अगर A स्क्वायर B के बराबर है। यानी अपन हर एलिमेंट को रिलेट कर रहे हैं उसके स्क्वायर से। तो 1 रिलेट होगा 1 से, 2 4 से, 3 9 से, 4 16। अब 5 के लिए 25 तो है नहीं, जाने तो अपना कहता है। किसी भी रूल से कैसे भी अगर आपने दो सेट को एलिमेंट को रिलेट कर दिया तो ये रिलेशन है। क्या बात समझ में आई? कोई भी रूल, यहां पर रूल क्या है कि आप हर एलिमेंट को उसके स्क्वायर से जोड़ोगे।
रिलेशन इज जस्ट अ रूल बाय विच यू रिलेट elements of one set to the elements of other set. If the element A is related to element B, it is written as A related to B. और relation लिखते हैं relation defined from A to B. क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अरे आई, लिखो relation is a rule. Relation is a rule. लिखिए relation is a rule by which we relate. Relation is a rule by which we relate. Relation is a rule by which we relate elements of one set. Relation is a rule by which we relate elements of one set to the elements of other set. Relation is a rule by which we relate elements of one set to the elements of other set. Relation is a rule by which we relate elements of one set to the elements of other set. Clear to everybody? Written as, लिखो written as this, ये कॉपी करिए पहले आप. Written as this, relation defined from set A to set B. और एग्जाम्पल के तौर पर ये कॉपी करो पूरा. तो भैया कोई भी रूल हो, रूल पर कोई कंडीशन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई भी रूल, कोई भी लॉ जिसके तहत आप एक एलिमेंट्स के सेट को दूसरे एलिमेंट्स के सेट, दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट करें, वो कहलाएगा रिलेशन. क्या सेट और रिलेशन ये दोनों शब्द क्लियर हैं? पक्का क्लियर है? आर वी क्लियर विद द वर्ड सेट? आर वी क्लियर विद द वर्ड रिलेशन? किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? पक्का क्लियर है? फोड़ू हैं आप लोग, ये देखो. हाय, ध्यान में. हाँ, ये सब बच्चों को दोनों शब्द क्लियर हैं. अब एक बार हमने सेट समझ लिया, एक बार हमने रिलेशन समझ लिया, एक बार जब रिश्ता आ ही गया, तो अब हम बात कर सकते हैं फंक्शन. इन दोनों को समझने के बाद ही वी कैन टॉक अबाउट फंक्शन. इन दोनों में कोई डाउट हो तो पूछ लो. एक आखिरी बार अपनी तरफ से दो बातें कहना चाहूंगा. सेट मीन्स कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, and relation is nothing but just a rule by which we relate elements of one set to the elements of other set. कोई दिक्कत? अब लिखिए फंक्शन. अब यहां से सब बच्चे ध्यान से एक एक बात को सुनेंगे, बहुत ही अच्छा महसूस होगा. लिखो, लिखो फंक्शन इज अ रिलेशन. लिखिए फंक्शन इज अ रिलेशन. फंक्शन इज अ रिलेशन which relates. Function is a relation which relates every element of set A. Function is a relation which relates every element of set A. Function is a relation which relates every element of set A to the elements of set B, to a unique element of set B. Every element of set A to a unique element of set B. Function is a relation which relates every element of set A to a unique element of set B. जरा इस परिभाषा को एक बार मैं धीरे धीरे बोलूंगा, ध्यान से सुने. फंक्शन इज अ रिलेशन विच रिलेट्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट B. क्या मतलब हुआ? इस बात को सुनिए ध्यान दो. यानी हर रिलेशन फंक्शन नहीं है, हर रिलेशन फंक्शन नहीं है, केवल वही रिलेशन फंक्शन कहलाएगा. फंक्शन की डेफिनेशन में कुछ बातें कही गई हैं और कुछ बातें नहीं कही गई हैं. जो कही गई हैं वह भी सुनना है और जो नहीं कही गई हैं वह भी सुनना है. अब सुनिए क्या क्या सुनना है. फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स A and B such that every element of set A, every element of set A, यानी सेट ए में कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए. जैसे मान लीजिए अभी अभी जो हमने एग्जांपल लिखा था 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 4 9 16 36 49, अगर हर एलिमेंट को उसके स्क्वायर से जोड़ेंगे तो 1 जुड़ेगा 1, 2 जुड़ेगा 4, 3 जुड़ेगा 9, 4 जुड़ेगा 16 बस. तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है? नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि यहां कुछ ना कुछ छूट गया. दो शर्तें जो कही गई हैं और दो बातें जो नहीं कही गई हैं.
4 बातें हैं। आइए पहले कही गई 2 बातों को समझें। सेट ए में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। दूसरी बात, सेट ए का एक एलिमेंट, यूनिक शब्द का मतलब होता है 1, यूनिक, एक। सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के केवल एक ही एलिमेंट से जुड़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक रिश्ता बोलूं 1 4 9 -1 +1 -2 +2 -3 +2, मैं बोलूं हर नंबर को उसके स्क्वायर रूट से जोड़ दो, हर नंबर को उसके स्क्वायर रूट जोड़ दो, तो 1 -1 से और +1 से भी, 4 -2 से भी और +2 से भी, 9 -3 से भी +3 से भी, ये बेचारा भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि सेट ए में कुछ छूटा तो नहीं, लेकिन सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के केवल एक से जुड़ना चाहिए। ये 2 बातें कही गई। अगर कोई भी ऐसा रिश्ता है, कोई भी ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर सेट ए का कोई एलिमेंट छूटे नहीं और सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के केवल एक एलिमेंट से जुड़े, तो वो रिलेशन, वो रिश्ता क्या कहलाएगा? फंक्शन। क्या डेफिनेशन क्लियर हुई? बोर्ड पर ही देखे 10 मिनट। क्या डेफिनेशन क्लियर हुई? क्लियर है। इसको हम लिखते हैं फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। क्या लिखते हैं? फंक्शन, वही जैसे रिलेशन, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ये बातें तो कही गई हैं। अब मैं आऊंगा उन बातों की ओर जो नहीं कही गई। पहले मुझे बताइए, क्या ये सारी बातें क्लियर हैं? बढ़ सकते हैं आगे? पल्ले पड़ा कुछ? ठीक है। सेट ए कहलाता है फंक्शन का डोमेन, सेट बी कहलाता है फंक्शन का कोडोमेन। सेट ए कहलाता है फंक्शन का डोमेन, सेट बी कहलाता है फंक्शन का कोडोमेन। क्लियर है? एक और शब्द, सेट बी, रंग ही नहीं छप, सेट बी के लफ्जों पर ध्यान दें। सेट बी के उन एलिमेंट्स का सेट, सेट बी के उन एलिमेंट्स का सेट जो सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ गए हैं, कहलाता है रेंज। क्या कहलाता है? रेंज। एक एक लफ्ज का माने समझें, बाद में अपन फंक्शन के चैप्टर में चलेंगे। सेट बी नहीं कहलाता रेंज, वो तो कहलाता है कोडोमेन। और सेट बी के उन एलिमेंट्स का सेट जो कि सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट के साथ जुड़ गए हैं, क्या कहलाएगा? रेंज। इज द वर्ड रेंज क्लियर? अच्छा यार, मेरे मन में पता एक बात आई, फंक्शन की डेफिनेशन में ये तो बोला कि सेट ए में कुछ नहीं बचना चाहिए, लेकिन ये तो बोला ही नहीं कि सेट बी में बचे या ना बचे। यानी सेट बी में बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता। सेट बी में बचे या ना बचे, हमारा काम बन जाएगा। यहां पर सेट बी में बच गया। अगर मैं ऐसा फंक्शन लिखता, बोर्ड पर देखो, 1 2 3 4 5, 1 4 9 16 25, तो अब की बार सेट बी में कुछ भी नहीं बचता। क्या ये बात समझ में आई बच्चों को? जब सेट बी में कुछ ना बचे, इस प्रकार का फंक्शन कहलाता है ऑन टू। नाम सुनते जाएं, नाम, इन सारे नामों का कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ नामों के साथ कोई मैथमेटिक्स नहीं है, गणित नहीं है, नामों का मतलब समझिए। किसी ने बोला फंक्शन ऑन टू है, यार सेट बी में कुछ भी नहीं बचा, और अगर सेट बी में कुछ बच गया तो इस प्रकार का फंक्शन कहलाता है इनटू। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? देयर इज नो मैथमेटिक्स, दीज आर ओनली नेम्स, और उनके मीनिंग पता होने चाहिए। किसी ने बोला ऑन टू मतलब कुछ नहीं बचा, किसी ने बोला इनटू यानी कुछ ना कुछ बचा। ओ, एक बात है, अगर फंक्शन ऑन टू होगा तो रेंज और कोडोमेन बराबर होगी, बोलो हाँ। और अगर फंक्शन इनटू होगा, अगर फंक्शन इनटू होगा तो रेंज विल बी लेस देन कोडोमेन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एक पर्यायवाची, हिंदी में शब्द आता है पर्यायवाची, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिनोनिम। ऑन टू का सिनोनिम है सरजेक्टिव, सारे के सारे ले लिए, कुछ भी नहीं छोड़ा, इसलिए इसका नाम है सारेजेक्टिव, सरजेक्टिव। और इनटू का एक और नाम है नॉट सरजेक्टिव, सारे के सारे नहीं लिए, कुछ ना कुछ।
क्या ये बात समझ में आई सब बच्चों को? क्या ये शब्द क्लियर है? डोमेन, कोडोमेन, ऑनटू, इनटू, सर्जेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव, रेंज, बढ़े आगे। अच्छा, ये तो चलो पता लग गया कि सेट बी में कुछ बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता। फंक्शन में ये तो बोला है कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक से ही जुड़ेगा, लेकिन यूं नहीं बोला कि बी वाला एक से जुड़ सकता है कि नहीं। जरा बोर्ड पर देखो, सपोज करो हम एक फंक्शन बनाते हैं, हर एलिमेंट को उसके स्क्वायर से जोड़ते हैं, तो -1 + 1 -2 + 2, हर एलिमेंट को स्क्वायर से, तो 1 4 9 16, तो -1 भी 1 से, +1 भी 1 से, -2 भी 4 से, +2 भी 4 से। क्या ये फंक्शन है? हाँ है, क्योंकि सेट ए में कुछ भी नहीं बचा और एक एक से जुड़ा है, एक एक से जुड़ा है, एक एक से जुड़ा है, एक एक से जुड़ा है। इस प्रकार के फंक्शन को कहते हैं मैनी वन फंक्शन। मैनी आर रिलेटेड टू वन, सो इट इज नोन एज मैनी वन फंक्शन। मैनी आर रिलेटेड टू वन, सो इट इज नोन एज मैनी वन फंक्शन। और यहां एक एक से जुड़ा है तो ये कहलाता है वन वन फंक्शन। वन रिलेटेड टू वन, वन रिलेटेड टू वन, वन। ये भी क्या है? वन वन फंक्शन। ध्यान रखें, सिर्फ नाम है। किसी ने बोला इनटू ऑनटू, तो यानी सेट बी में बचा या नहीं बचा। किसी ने बोला वन वन मैनी वन, तो वन वन का मतलब यार केवल एक एक से जुड़ा है। मैनी वन का मतलब बहुत सारे एक से जुड़े। क्या ये बात समझ में आई? वापिस से पर्यायवाची। वन वन का पर्यायवाची है इंजेक्टिव। आजकल के जो इंजेक्शन आते हैं वो सारे के सारे डिस्पोजेबल होते हैं। वन इंजेक्शन इज यूज्ड ओनली वंस, तो वन वन इंजेक्टिव। और मैनी वन नॉट इंजेक्टिव। फंक्शन की परिभाषा को पढ़े, या तो सेट बी में बचेगा या नहीं बचेगा, या एक एक से जुड़ेगा या बहुत सारे एक से जुड़ेंगे, और कोई केस तो बनेगा ही नहीं। अब एक आखिरी बात, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पूरे ब्रह्मांड में कितने प्रकार के फंक्शन होंगे। इतने इंटेलिजेंट है आप लोग। कैसे? 4 काइंड के सुनो, इनटू ऑनटू और वन वन मैनी वन, दोनों को कंबाइन कर दो, तो कोई भी दिया गया फंक्शन या तो वन वन ऑनटू होगा, या वन वन इनटू, या मैनी वन ऑनटू, या मैनी वन इनटू। कोई भी दिया गया फंक्शन, दोनों बातों को कंबाइन कर दिया, दोनों बातों को कंबाइन करो। वन वन ऑनटू का मतलब हुआ भैया एक एक से जुड़ा है और कुछ भी नहीं बचा। ये वन वन भी है, ऑन है, यानी इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। क्या इस सिंबल का मतलब समझते हैं तो बच्चे? इंटरसेक्शन। कोई दिक्कत? वन वन इनटू के अंदर बच गए हैं, तो ये इंजेक्टिव तो है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। कोई दिक्कत? मैनी वन ऑन टू, यानी मैनी आर रिलेटेड टू वन, और सेट बी में कुछ भी नहीं बचा, तो ये इंजेक्टिव तो है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। इंजेक्टिव नहीं है ना, सर्जेक्टिव है। नेक्स्ट, मैनी वन इनटू, यानी मैनी आर रिलेटेड टू वन लेकिन सेट बी में कुछ ना कुछ बच गया है। ये बेचारा ना तो इंजेक्टिव ना ही सर्जेक्टिव। तो पूरे ब्रह्मांड में कितने प्रकार के फंक्शन हो सकते हैं? 4। वन वन ऑन टू, वन वन इनटू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इनटू। क्या ये क्लियर है? एक छोटे से नाम और, इसको देखो, दिख रहा है कुछ? इसको देखो, इसके पास दो दो जेक्टिव है। कितने जेक्टिव है? दो दो जेक्टिव। दो जेक्टिव कैसे? इनजेक्टिव, सर्जेक्टिव। चूंकि इसके पास दो दो जेक्टिव है इसलिए इसका नाम है बाईजेक्टिव। कोई बोले बाईजेक्टिव यानी जिसके पास दोनों जेक्टिव हो। दोनों जेक्टिव का मतलब वन वन भी ऑन टू भी, या इसका एक और नाम है बाई यूनिफॉर्म, या एक और नाम है इनवर्टेबल। चाहे बाईजेक्टिव बोले, बाई यूनिफॉर्म बोले, इनवर्टेबल बोले, सबका मीनिंग।
क्या ये सारी बातें क्लियर हैं? ये अपन ने फंक्शन की डेफिनेशन का करा पूरा पोस्टमार्टम। ये कहा गया कि सेट ए में कुछ ना छूटे, तो हमने सोचा कि सेट बी में छूट भी सकता है कि नहीं। ये कहा गया कि सेट ए का एक एलिमेंट एक से जुड़ेगा, तो हमने सोचा एक से जुड़ सकता है, बहुत सारे भी एक से जुड़ सकते हैं। और इन सारी बातों से सारे नाम और ब्रह्मांड में कितने प्रकार के फंक्शन? 4। क्या ये क्लियर है? अरे क्लियर है? छपा लीजिए। इस परिभाषा को देखकर तो लगता है कि फंक्शन जब भी लिखना होगा तो हर बार ऐसे ही अंडे बनाने पड़ेंगे, लेकिन नहीं। नीचे लिखो, फंक्शन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, लिखो, फंक्शन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, फंक्शन कैन ऑल्सो बी रिटन एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। फंक्शन कैन ऑल्सो बी रिटन एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। फंक्शन can also be written as set of ordered pair. Function can also be written as set, और क्या बोला मैंने, ध्यान दो, set of ordered pair। देखो सेट को कैसे लिखते हैं सुनिए। आपको सेट ए लिखना है, सेट ए को लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर उनके एलिमेंट्स, ये सेट ए। आप सेट बी लिखना है तो सेट बी लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर उनके एलिमेंट्स 1 4 9 16 25 36 40। बच्चों अब फंक्शन लिखते हैं अपन सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ये किसका सेट है? नेचुरल नंबर का। ये भी किसका सेट है? नेचुरल नंबर का। लेकिन फंक्शन जो सेट है वो किसका सेट है? ऑर्डर्ड पेयर का। यानी फंक्शन की जो एंट्री के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। पेयर मतलब जोड़ा, और ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ऑर्डर में खड़ा हुआ जोड़ा। ध्यान सुने, 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25, ये कहलाता है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जोड़ा, जो एलिमेंट जिस एलिमेंट से रिलेटेड है उनको जोड़कर अपन बनाएंगे पेयर। 1 किससे जुड़ा है? 1 से, 2 4 से, 3 9 से, 4 16 से, 5 25 से। ये दोनों मिलके पेयर बनाते हैं, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात, इनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली एंट्री बिलोंग करती है डोमेन को और दूसरी एंट्री बिलोंग करती है कोडोमेन को, तो आप इनको ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। बिकॉज डोमेन का 2 कोडोमेन के 4 से जुड़ा, डोमेन का 3 कोडोमेन के 9 से जुड़ा, डोमेन का 4 कोडोमेन के 16 से जुड़ा। क्या ये बात समझ में आई? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, कुछ नया नहीं किया, जो एक दूसरे से रिलेटेड थे उनके जोड़े बनाकर लिख दिए। 3 बातें यहां से मैं कह सकता हूं, सुनो। जो पहली एंट्रीज हैं उनका सेट क्या बनाएगा? डोमेन। जो दूसरी एंट्रीज हैं उनका सेट क्या बनाएगा? रेंज। कोडोमेन कभी भी आप यहां से नहीं पता लगा सकते, कोडोमेन हमेशा आपको दिया जाएगा। कॉपी करो इसको, फिर लिखो। इसके साथ जुड़ी हुई 3 बातें लिखो। स्टार 1 पॉइंट लिखिए, द सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज। स्टार 1 पॉइंट लिखो, द सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज, द सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज, the set of first entries, the set of first entries will form a domain. The set of first entries will form a domain. The set of first entries will form domain. Clear है? Next लिखिए, next लिखिए, the set of second entries will form a range. The set of second entries will form a range. The set of second entries will form a range. जो सेकेंड एंट्रीज का सेट है वो क्या बनेगा? रेंज। एक लास्ट बात लिखिए, कोडोमेन हैज टू बी गिवन, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। कोडोमेन हैज टू बी गिवन, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। कोडोमेन हैज टू बी गिवन, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। कोडोमेन हैज टू बी गिवन, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड।
कोडोमेन दी जानी चाहिए वो इसको देखकर कैलकुलेट नहीं की जा सकती। क्या ये क्लियर है? लेकिन अब खास बात सुने, आईआईटी जेई में या किसी भी एग्जामिनेशन में जो फंक्शंस आते हैं वो आमतौर पर सेट या रिलेशन की तरह नहीं दिए जाते, बल्कि आम फंक्शन दिए जाते हैं रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स की तरह। y इक्वल टू एफ एक्स लिखो। इन जनरल functions are given as relation between two variables. In general, functions are given as relation between two variables. In general, functions are given as relation between two variables. आमतौर पर फंक्शन कैसे दिए जाएंगे? रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। इन जनरल फंक्शंस आर गिवन एज रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। बोर्ड देखो, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स यूजिंग सम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इन जनरल फंक्शंस आर गिवन एज रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स यूजिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सब बच्चे बोर्ड पर देखो। आमतौर पर एग्जामिनेशन में फंक्शन को इस प्रकार देते, बल्कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन की तरह देते हैं। जैसे y इक्वल टू एक्स दे दिया, या y इक्वल टू साइन एक्स दे दिया, या y इक्वल टू e की पावर x प्लस ln x अपॉन साइन एक्स दे दिया, या y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 दे दिया, या y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 दे दिया, या y स्क्वायर इक्वल टू कुछ भी। ये सारे रिलेशन है, फंक्शन एग्जामिनेशन में आमतौर पर दिए जाते हैं रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, एक्स और वेरिएबल y कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बात समझ में आई? लेकिन यार जैसे ही मैंने ये बात सुनी मेरे मन में 6 बातें आई। कितनी बातें आई? 6। एक बोर्ड पर देखो। जैसे ही मैंने बात सुनी कि फंक्शन को मैं दो वेरिएबल के रिलेशन की तरह लिख सकता हूं और आमतौर पर मुझे फंक्शन ऐसे ही दिया जाएगा, तो मेरे मन में 6 बातें आई। पहली बात, सर क्या x और y का हर रिलेशन फंक्शन होगा? अगर x और y का हर रिलेशन फंक्शन नहीं होगा तो मुझे कैसे पता लगेगा कि x और y का ये रिलेशन फंक्शन है या x और y का ये रिलेशन फंक्शन नहीं है? तो इस सवाल का जवाब है कि x और y का हर रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, यानी कि कुछ भी मन करे लिख दिया हो गया फंक्शन। x और y का हर रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, ठीक है x और y का हर रिलेशन फंक्शन नहीं होगा तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये जो रिलेशन दिया गया है ये फंक्शन है कि नहीं? बहुत इजी। अगर किसी भी एक x पर 2y की वैल्यू आ जाए तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं है। केवल वही रिलेशन फंक्शन होगा जिसमें फॉर वन वैल्यू ऑफ x वी गेट एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y। जैसे इस रिश्ते को देखिए, फंक्शन नहीं है क्योंकि x को 4 ले लूं तो y की वैल्यू +2b -2b। ये रिश्ता भी फंक्शन नहीं है क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूं तो y की वैल्यू +√3b -√3b। लेकिन ये सभी रिश्ते फंक्शन हैं क्योंकि इनमें एक x के लिए मिलेगा केवल एक y। क्या बात समझ में? पहले लिखो *1, लिखो every relation between x and y। लिखिए every relation between x and y will not be a function। *1 every relation between x and y will not be a function। every relation between x and y will not be a function। every relation between x and y will not be a function। x और y का हर रिश्ता फंक्शन नहीं होगा। एवरी रिलेशन बिटवीन x एंड y विल नॉट बी फंक्शन।
क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? स्टार 2 पॉइंट लिखिए। अब भैया ये तो मैंने बोल दिया कि हर रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, तो कैसे पता करेंगे कौन सा रिलेशन फंक्शन है कि नहीं? स्टार 2 लिखो। ओनली दैट रिलेशन विल बी अ फंक्शन, ओनली दैट रिलेशन विल बी अ फंक्शन, only that relation will be a function, only that relation will be a function in which for one value of x, only that relation will be a function in which for one value of x we get exactly one value of y, only that relation will be a function in which for one value of x we get exactly one value of y, only that relation will be a function in which for one value of x we get only one value of y। केवल वही रिलेशन फंक्शन होगा जिसमें x की एक वैल्यू के लिए आपको केवल y की एक वैल्यू, अगर कहीं पर भी x की एक वैल्यू के लिए y की ज्यादा वैल्यू मिल गई तो वह रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई? कॉपी करने खट से इसको। मैं क्या सोच रहा हूं, 2 पॉइंट कर लिए हैं। जो अपन ने स्टार 2 पॉइंट बोला, जो अपन ने स्टार 2 पॉइंट बोला, उसको अपन ग्राफिकली भी कुछ कुछ कह सकते हैं। आओ देखें जरा। मान लीजिए कंसीडर कीजिए कुछ ग्राफ, कंसीडर कीजिए कुछ ग्राफ्स। लेट अस कंसीडर सम ग्राफ्स। ये कुछ ग्राफ्स हैं हमारे पास। हम ग्राफ से देखकर भी बहुत कुछ बता सकते हैं। हम ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि ये ग्राफ फंक्शन का है कि नहीं। सोचो, एक एक्स पर केवल एक वाई मिलना चाहिए। अगर कोई भी वर्टिकल लाइन, अगर कोई भी वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा जगह काट दे तो फंक्शन नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि उस एक्स के लिए आपको मिल रहे होंगे 2 वाई। क्या बात समझ में? क्या ये फंक्शन है कि नहीं? है, क्योंकि कोई वर्टिकल लाइन 2 जगह नहीं काटेगी। क्या ये फंक्शन है कि नहीं? है, क्योंकि कोई भी वर्टिकल लाइन 2 जगह नहीं काटेगी। क्या ये फंक्शन है कि नहीं? ना 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 ना। क्या ये फंक्शन है कि नहीं? हाँ है। क्या ये फंक्शन है कि नहीं? हाँ है। क्या ये बात समझ में आई? कोई भी वर्टिकल लाइन अगर 2 जगह काट दे तो ग्राफ फंक्शन का नहीं है। स्टार 3 पॉइंट लिखो पहले। आप अभी ग्राफ मत बनाना, पहले लिखो स्टार 3 पॉइंट लिखो। लिखो ग्राफिकली इफ एनी वर्टिकल लाइन, ग्राफिकली इफ एनी वर्टिकल लाइन, ग्राफिकली इफ एनी वर्टिकल लाइन, ग्राफिकली इफ एनी वर्टिकल लाइन cuts the graph at more than one point, if any vertical line cuts the graph at more than one point, if any vertical line cuts the graph at more than one point, then that graph is not of function. If any vertical line cuts the graph at more than one point, then that graph is not of function. If any vertical line cuts the graph at more than one point, then that graph will not be of function. अगर एक भी वर्टिकल लाइन ने एक से ज्यादा जगह काटा तो ग्राफ फंक्शन का नहीं होगा। If any vertical line cuts the graph at more than one point, then that graph will not be of function. अच्छा, जब ग्राफ की बात चली ही है तो एक और छोटी सी बात मैं लगे हाथों बता देता हूं। हम ग्राफ देखकर और भी बता सकते हैं कि ग्राफ 1 1 है कि मैनी 1। इधर देखो, अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा जगह काट दे तो वो मैनी 1 हो गया, क्योंकि मैनी एक्स के लिए आपको एक ही वाई मिल रहा है। लॉजिकल 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 मैथ्स पढ़ रहे हैं, लॉजिक। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर एक से ज्यादा जगह काट दे तो ग्राफ मैनी 1 फंक्शन का। जैसे इसको हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा जगह नहीं काट सकती तो ये ग्राफ 1 1 का, ये ग्राफ मैनी 1 का। इसको देखो, इसको भी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा जगह नहीं काट सकती तो ये ग्राफ भी 1 1 का। इसको देखो,
ओ इसको तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा जगह काट सकती है, तो ये ग्राफ मैं नहीं बनेगा। क्या ये बात समझ में आई सब बच्चों को? पहले मेरी बात लिखो फिर ग्राफ बनो। स्टार 4 पॉइंट लिखो। इफ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन, इफ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन, इफ एनी हॉरिजॉन्टल cuts the graph at more than one point, if any horizontal line cuts the graph at more than one point, if any horizontal line cuts the graph at more than one point, if any horizontal line cuts the graph at more than one point, then that graph will be of many one function, then that graph will be of many one function। तो ग्राफ किसका बनेगा? फंक्शन। क्या ये बात समझ में आई? कॉपी कर लो छो ग्राफ। देखो, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वी गेट अ रियल वैल्यू ऑफ वाई। किसी भी फंक्शन का डोमेन उन सारी एक्स की पॉसिबल वैल्यूज का कलेक्शन है, सेट है, जिनके लिए अपन को वाई की रियल वैल्यू मिलेंगी। अब मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो। फंक्शन के शुरुआत के क्वेश्चन बस डोमेन और रेंज निकालने के होते हैं। अब बुद्धि बिल्कुल नहीं लगानी है, बुद्धि का इस्तेमाल कक्षा में पूरी तरह वर्जित है। तरीका लगाएंगे, उत्तर पाएंगे। यूज द मेथड, गेट द आंसर। आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको तरीके नहीं पता है तो 1 घंटे में आप पेपर करके बाहर नहीं आ सकते। मेथड पता होने चाहिए। तलवार की धार कितनी भी तेज हो, लेकिन चलाना ही नहीं आता, हाउस एवर शार्प यू आर। बट आप इसलिए मैं आप सुनो, हम सबसे पहले सवाल करने जा रहे हैं फंक्शन के चैप्टर में, वो है फाइंडिंग डोमेन। डोमेन निकालने का बिल्कुल स्टैंडर्ड मेथड है, सेट मेथड है। स्टैंडर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? मानक। स्टैंडर्ड मेथड, मानक विधि। लिखो, स्टैंडर्ड मेथड टू फाइंड डोमेन। और किसमें लिखेगी? पड़ोसी कॉपी में। स्टैंडर्ड मेथड टू फाइंड डोमेन। बच्चे भी कभी कभी कैसे प्रश्न पूछते हैं, लिखो स्टैंडर्ड मेथड टू फाइंड डोमेन। लिखो, बिल्कुल मैं कोई कक्षा में दिमाग लगाते पाया गया, भगा दिया जाएगा। तरीका लगाइए, उत्तर पाइए, बस। क्योंकि आईआईटी में सिलेक्शन सवाल लगाने से होगा, आप कितने शार्प हैं इस बात से नहीं होगा। इसलिए हमसे सवाल बनने चाहिए, बस। ओके, लिखो स्टैंडर्ड मेथड टू फाइंड डोमेन। लिखो तो बच्चों, सिंपली राइट डाउन, लिखो सिंपली राइट डाउन बिलो गिवन कंडीशंस, सिंपली राइट डाउन द बिलो गिवन कंडीशंस। लिखो बच्चों, simply write down the below given conditions, simply write down the below given conditions, solve each, simply write down the below given conditions, solve each and take their intersection. Simply write down the below given conditions, solve each and take their intersection. Solve each and take their intersection. Simply write down the below given conditions, solve each and take their intersection. अब जो नीचे मैं कंडीशन लिखवा रहा हूं, आप उन कंडीशनों को लिखें, हर एक को सॉल्व करें और ले लें उनका इंटर द सेक्शन, और मिल जाएगी आपको डोमेनवा। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? लिखो, द कंडीशंस आर, द कंडीशंस आर, द कंडीशंस आर। अब भैया क्या क्या कंडीशन है यह सुन लो। केवल 4 कंडीशन है। कितनी है? 4, बस। पहली कंडीशन, द कंडीशंस आर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। कोई भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। द कंडीशंस आर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। द कंडीशंस आर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। नंबर टू, जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। वो हमेशा लिखो, नंबर 2, क्वांटिटी इनसाइड स्क्वायर रूट
quantity inside square root must be greater than 0. Quantity inside square root must be greater than 0. Quantity inside square root greater than equal to 0. हाँ, greater than equal to 0. Quantity inside square root greater than equal to 0. समझ में आया? थर्ड, if log कॉमा ट्रिगो, केवल ये हैं, if log कॉमा ट्रिगो कॉमा इनवर्स ट्रिगो, if log कॉमा ट्रिगो कॉमा इनवर्स ट्रिगो और एक्सपोनेंट प्रेजेंट, log ट्रिगो इनवर्स ट्रिगो और एक्सपोनेंट प्रेजेंट, log ट्रिगो इनवर्स ट्रिगो और एक्सपोनेंट प्रेजेंट, then use its own domain condition, then use its own domain condition, then use its own domain condition, log trigo inverse trigo और एक्सपोनेंट प्रेजेंट, then use its own domain condition. और चौथी बात लिखें, कंडीशन तो ये तीन ही है बेसिकली, यही तीन कंडीशन है, मेरी बात को सुने, केवल ये तीन कंडीशन है बस भैया। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कुछ लिखा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दीजिए, और अगर इन चारों में से कोई दिखे, कौन चारों में से, लॉग ट्रिगो इनवर्स ट्रिगो एक्सपोनेंट, तो उसकी खुद की जो डोमेन की कंडीशन अप्लाई कर दीजिए बस। ये सारी कंडीशन लिखिए, ये सारी कंडीशन लिखिए, हर एक कंडीशन को सॉल्व करिए, सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन लीजिए, मिल गया डोमेनवा। चौथी एक छोटी सी बात है, देखो अगर दो फंक्शन को जोड़ते घटाते तो इनकी कंबाइंड डोमेन होती है, जो नया फंक्शन बनेगा उसकी डोमेन होती है डोमेन ऑफ f1 इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ f2। अगर आपने दो फंक्शन को जोड़ा या घटाया तो पहले की डोमेन इंटरसेक्शन दूसरे की डोमेन, क्या है क्लियर है? अगर दो फंक्शन किया, ले रहा है, अगर दो फंक्शन का अपन ने मल्टीप्लाई किया तो इसकी कंबाइंड डोमेन होगी डोमेन ऑफ f1 इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ f2। अगर आपने दो फंक्शन को डिवाइड कर दिया तो इसकी डोमेन होगी डोमेन ऑफ f1 इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ f2। अभी तो महापाप हो जाता, डोमेन ऑफ f1, अब f2 तो डिनोमिनेटर में आ रहा है तो माइनस दोज वैल्यूज फॉर विच f2 इक्वल टू 0। बस ललुआ है, अगर दो फंक्शन जोड़ेंगे घटाएंगे तो डोमेन का इंटरसेक्शन, मल्टीप्लाई करेंगे तो डोमेन का इंटरसेक्शन, डिवाइड करेंगे तो डोमेन का इंटरसेक्शन। बस डिवीजन में भैया डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। कॉपी कर लीजिए। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ सर हाँ, बोलते नहीं हो आप। बात करें रेंज के बारे में, सुनो, डोमेन निकाल लिया, x की जितनी वैल्यू डोमेन में है, x की जितनी वैल्यू डोमेन में है उन सारी वैल्यू को रख रख के जो y की सारी पॉसिबल वैल्यू आएंगी उनका सेट कहलाता है रेंज। डोमेन शब्द का मतलब है क्या क्या इनपुट पॉसिबल है, और रेंज शब्द का मतलब है क्या क्या आउटपुट मिल सकता है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? लिखो इस बात को, लिखो स्टार 6 पॉइंट रेंज, स्टार 6 पॉइंट रेंज। अभी क्वेश्चन करेंगे, अभी तो सिर्फ लिखवा रहे हैं। स्टार 6 पॉइंट रेंज लिखो, रेंज इज द सेट ऑफ, रेंज इज द सेट ऑफ, range is the set of all possible values of y, range is the set of all possible values of y, range is the set of all possible values of y, range is the set of all possible values of y that we can get,
Range is the set of all possible values of y that we can get by putting all possible values of x in domain. We can get by putting all possible values of x in domain. That we can get by putting all possible values of x in domain. That we can get by putting all possible values of x in domain. डोमेन में x की जितनी वैल्यू हैं सबको रख के जो कुछ y की पॉसिबल वैल्यू मिलेगी उसका सेट कहलाएगा रेंज। अभी रेंज निकालने का मेथड अभी नहीं देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा रुक के डोमेन से शुरू करेंगे पहले। क्या है, क्लियर है? एक छोटी सी बात मन में रह गई है, बोलूंगा नहीं तो पेट दुखता रहेगा। कोडोमेन कभी भी कैलकुलेट नहीं की जाती, कोडोमेन हमेशा दी जाएगी। अगर कुछ कोडोमेन ना दी गई हो और हमें कोडोमेन की आवश्यकता पड़े या माननी पड़े तो हम कोडोमेन को लेंगे आर, तो पूरा रियल नंबर के साथ। स्टार 7 पॉइंट लिखिए, उम्मीद से एक ज्यादा। स्टार 7 पॉइंट। कोडोमेन इज नेवर गिवन, सॉरी उल्टा बोल दिया। कोडोमेन इज ऑलवेज गिवन, इट इज नॉट टू बी कैलकुलेटेड। कोडोमेन इज ऑलवेज गिवन, it is not to be calculated. Codomain is always given, it is not to be calculated. Codomain is always given, it is not to be calculated. If nothing is given, take codomain as R. 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 कुछ ना दिया गया हो तो कोडोमेन को क्या लेंगे, आर। क्या ये सारी बातें समझ में आई? ठीक है, अब मेरी बात सुने। अब यहां से अपन एक अगले पड़ाव पर मूव करेंगे, सुनना बिल्कुल ध्यान से। भाई सबसे बेसिक सवाल फंक्शन के चैप्टर में बनते हैं, सबसे फंडामेंटल सवाल बनते हैं कि आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा बर्बाद सा, ये तो बहुत सुंदर सुंदर है, एक बर्बाद सा फंक्शन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसकी डोमेन निकालो और रेंज निकालो। इससे पहले कि अपन ऐसी बर्बादी की ओर अग्रसर हों, पहले अपन को एक एक इंडिविजुअल फंक्शन को मैथ्स में स्टडी करना पड़ेगा। फर्स्टली वी विल स्टडी द एलिमेंट्री फंक्शंस, द बेसिक फंक्शंस, द फंडामेंटल फंक्शंस इन मैथ्स, और फिर अपन उनके कॉम्बिनेशन से जो फंक्शन बनेंगे उनकी डोमेन और रेंज के बारे में बात कर पाएंगे। क्या बात समझ में आई? अरे आई कि नहीं आई? युद्ध में कूदने के पहले और 100 लोगों से लड़ने से पहले एक आदमी से लड़के तो देखें। तो पहले एलिमेंट्री फंक्शंस की स्टडी कर लेते हैं और फिर अपन डील करेंगे उनके कॉम्बिनेशन। लिखो, स्टडी ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस इन मैथ्स, स्टडी ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस इन मैथ्स। बोर्ड पर घूरते रहे लगातार। स्टडी ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस इन मैथ्स। आइए बात करें स्टडी ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस इन मैथ्स। जो मैथमेटिक्स के अंदर फंडामेंटल या बेसिक या एलिमेंट्री, और क्या कह सकते हैं, और कोई शब्द हो सकता है क्या इसके लिए? फंडामेंटल, बेसिक, एलिमेंट्री, बस ठीक है। अपने को क्या करना है? फंक्शंस। मैथ्स के अंदर जो फंडामेंटल, एलिमेंट्री या बेसिक फंक्शंस हैं, जिनको पहले अपन एक एक करके बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, उनको दो ब्रॉड कैटेगरी में बांटते हैं। दो ब्रॉड कैटेगरी में, एक तो कहलाता है एल्जेब्रिक और दूसरा कहलाता है ट्रांसीडेंटल। कैसा डेंटल? ट्रांसीडेंटल। ट्रांसीडेंटल लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये चार कहलाते हैं बचुआ ट्रांसीडेंटल फंक्शन। क्या बात समझ में आई? एल्जेब्रिक, इसके अलावा जो कुछ बच गया सब एल्जेब्रिक है। आइए लेकिन उसको भी क्लासिफाई कर सकते हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन की। इसके बारे में सुन के आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन में अपन लीनियर के बारे में बात करेंगे, क्वाड्रेटिक के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा
आइडेंटिटी फंक्शन देख लेंगे, कांस्टेंट फंक्शन देख लेंगे। पॉलिनोमियल के बाद हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन। कौन सा? फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन। क्या ये बात समझ में आई सब बच्चों को? इसके बाद हम लोग बात करेंगे इर्रेशनल फंक्शन। चुन चुन के इलस्ट्रेशन लूंगा मैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, टुकड़ा टुकड़ा करके डिफाइन किए गए। इसके अंदर सबसे पहले आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर आएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फिर आएगा मॉडुलस फंक्शन, फिर आएगा सिंगम फंक्शन, फिर आएगा एनसीआर एंड एनपीआर, और फिर लास्ट में आएगा माइक्स एंड मेन। जब हम इतना पढ़ चुके होंगे अच्छा लगेगा, कॉपी कर लो। हाँ। अब सुने सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से। ट्रांसीडेंटल फंक्शन, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, वैसे तो आप समझ गए होंगे लेकिन फिर भी फंक्शन को देखकर कैसे पता लगेगा कि ये फंक्शन ट्रांसीडेंटल है कि एल्जेब्रिक। बिल्कुल मेरे लफ्जों को सुनिए, अगर किसी भी फंक्शन में इनमें से एक भी आ गया तो बस ट्रांसीडेंटल। एनी वन ऑफ देम इज प्रेजेंट, फंक्शन इज ट्रांसीडेंटल। और इनमें से कोई नहीं है, जो मन चाहे लिख दो, एल्जेब्रिक। लिखो, a function is called transcendental, 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 a function is called transcendental if at least one of, a function is called transcendental, a function is called transcendental if at least one of, a function is called transcendental if at least one of log, trigo, inverse trigo exponent is present. A function is called transcendental if at least one of log, trigo, inverse trigo exponent is present. A function is called transcendental if at least one of log, trigo, inverse trigo exponent is present. If none of them is present, लिखो आलसी बच्चों, if none of them is present, then it is called algebraic. If none of them is present, then it is called algebraic. If none of them is present, it is called algebraic. अगर इनमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो कहलाएगा algebraic. If none of them is present, it is called algebraic. तो सबसे पहले हमको ये समझ में आ गया कि फंक्शन को देखकर हम ये कैसे बताएंगे कि दिया गया फंक्शन algebraic है कि ट्रांसीडेंटल। Is this thing clear to everybody? सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे सारे ट्रांसीडेंटल फंक्शन की, और फिर हम लोग स्टडी करेंगे एल्जेब्रिक फंक्शन। क्लियर है एवरीबॉडी? कल से शुरू करेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर मैं ये भी देखूंगा कि कितने बच्चों ने 9th क्लास की पढ़ाई ढंग से की है। 9th क्लास के एनसीईआरटी से 3-4 सवाल आज मैंने ढूंढे हैं। देखें कि आप 9th क्लास के एनसीईआरटी के सवाल कितने बच्चों ने पहले लगाए हैं। अच्छा, इनको आइडिया है। लेट अस सी। आ देखो, कोई भी फंक्शन जो इस प्रकार का होगा, an x की पावर n, an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2, करते करते a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0, एनी फंक्शन ऑफ दिस फॉर्म इज नोन एज पॉलिनोमियल फंक्शन, वेल नोन टू एवरीबॉडी। इसके साथ जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, इन बातों को सब बच्चे गौर करें। सबसे पहली बात पता ही है कि जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री कहलाती है, जो सबसे बड़ी पावर होगी वही डिग्री कहलाएगी। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट बात पर अपन विशेष ध्यान देंगे कि कभी भी कोफिशिएंट ऑफ डिग्री टर्म कभी भी 0 नहीं होगा। डिग्री टर्म का कोफिशिएंट यानी हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा। अगर किसी ने बोला भैया क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, चाहे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो ना हो, एक्स का कोफिशिएंट 0 हो ना हो, कांस्टेंट टर्म 0 हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने बोला भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर शब्द आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? ध्यान रखना, डिग्री टर्म का हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा। क्लियर है एवरीबॉडी? कुछ नाम है, उन नामों के मतलब समझिए। एक है लीनियर पॉलिनोमियल,
y इक्वल टू ax प्लस बी, वेल नोन टू एवरीबडी। एक शब्द है ऑड लीनियर पॉलिनोमियल, कोई बोले ऑड लीनियर पॉलिनोमियल तो y इक्वल टू ax, y इक्वल टू ax। उसके बाद एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ सब बच्चे जानते हैं? कोई ऐसा बच्चा जो क्वाड्रेटिक से ग्राफ से परिचित ना हो? वर्टेक्स कहां आता है? x इक्वल टू माइनस बी बाई टू। क्या ऐसे बच्चे जानते हैं? अरे नहीं जानते तो पूछ लो, बता दिए। अच्छा अब सब ध्यान सुनो, अगर a पॉजिटिव होगा या a नेगेटिव होगा, इसके साथ जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर a पॉजिटिव है तो इसका मुंह ऊपर की ओर खुलेगा। कानून के हाथ और पैराबोला की टांगे बहुत लंबी होती है, ये टांगे कहां तक जा रही है? आकाश लोक तक। और अगर ये नेगेटिव होगा तो मुंह नीचे की ओर खुलेगा, बना नहीं रहे हैं, टांगे कहां तक जा रही है? पाताल लोक तक। अब ये एक्स एक्सिस के ऊपर हो सकता है, एक्स एक्सिस को टच कर सकता है, या धरती के अंदर गड़ा हो सकता है, या धरती फोड़ के बाहर आ सकता है। कैसा ग्राफ बनेगा ये सारा डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करेगा। इस केस में डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो का मतलब है कि या तो एक्स एक्सिस के ऊपर है या एक्स एक्सिस के नीचे। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो टचिंग, और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो इंटरसेक्टिंग। ग्राफ पता होना चाहिए, बोर्ड पर 2 मिनट देखें, क्वाड्रेटिक के ग्राफ याद होने चाहिए। ग्राफ कैसा भी हो, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा माइनस बी बाई टू, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा माइनस बी बाई टू, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा माइनस बी बाई टू, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा माइनस बी बाई टू, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा माइनस बी बाई टू, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा माइनस बी बाई टू। ग्राफ कैसा भी हो, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट आएगा माइनस डी बाई 4a। डी का मतलब इसका रूट नहीं होता, डी मतलब यही बी स्क्वायर माइनस 4ac। ग्राफ कैसा भी हो, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट आएगा माइनस डी बाई 4a, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट आएगा माइनस डी बाई 4। बोर्ड पर ही घुरियाते रहे। वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट आएगा माइनस डी बाई 4, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट आएगा माइनस डी बाई 4, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट आएगा माइनस डी बाई 4। यहां से 4 छोटी छोटी बातें मैं कहना चाहूंगा, उनको कहे बिना मन मानेगा नहीं। सुनिए, ग्राफ कैसा भी बने, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई 4 ही होंगे, कैसा भी ग्राफ बने। पहली बात। दूसरी बात, अगर ए पॉजिटिव है तो जो y की वैल्यू आएंगी, मिनिमम वैल्यू आएगी माइनस डी बाई 4a से इंफिनिटी रेंज। अगर y पॉजिटिव, अगर a पॉजिटिव है तो माइनस डी बाई 4a से आकाश लोक तक। और यहीं पर अगर a नेगेटिव हो गया तो y की वैल्यू आएगी माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बाई 4। यहां से एक छोटी सी बात और कह सकता हूं कि अगर a पॉजिटिव है तो y की मिनिमम वैल्यू होगी माइनस डी बाई 4 और y की मैक्सिमम वैल्यू होगी डज नॉट एग्जिस्ट। जब भी आप मैक्सिमम या मिनिमम की बात करेंगे तो वो फाइनाइट होनी चाहिए। अगर कभी मैक्सिमम या मिनिमम इनफाइनाइट आ जाए तो हम अपनी भाषा में बोलेंगे विद्यमान नहीं है, यानी डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलने जा रहा हूं, फिर भी बोलूंगा मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी माइनस डी बाई 4। ये ग्राफ बिल्कुल मन मंदिर में बस जाने चाहिए। रोड पर जाएं, गलती से मान लो एक्सीडेंट हो जाए, माथे पे चोट लगे, सब भूल जाएं, डॉक्टर पूछे कुछ याद है, तुरंत बताओ, क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला बनता है। तुरंत वो मेरे पास ले आएगा, समझ जाएगा यस सर का स्टूडेंट है। क्या ये क्लियर से बच्चों को? अभी 3-4 बातें और बची है। क्या ये क्लियर से बच्चों को? सिंपल बात, सिंपल। क्वाड्रेटिक का रेंज निकालने में जबरदस्त इस्तेमाल है। इनफैक्ट IIT JEE में 4 क्वेश्चन आज तक रेंज निकालने के आए हैं और चारों के चारों क्वेश्चन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक थे। याद करो अपन 9th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे,
फिर आखिरी एक्सरसाइज होती थी रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक। ऐसी इक्वेशन जो खुद क्वाड्रेटिक नहीं होती थी लेकिन थोड़ा सा उनको लालच वालच दे दे तुरंत कन्वर्ट हो जाती थी किसमें, क्वाड्रेटिक में। क्या ये क्लियर है? अच्छा, इसके बाद एक और फंक्शन हमको पता होना चाहिए, कांस्टेंट फंक्शन। कुछ विशेष नहीं, y इक्वल टू सी कहलाता है कांस्टेंट फंक्शन। इंपॉर्टेंट मैसेज आया है, खैर y इक्वल टू सी कहलाता है कांस्टेंट फंक्शन। कोई दिक्कत? एक और नाम आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन और कुछ नहीं, y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स कहलाता है आइडेंटिटी फंक्शन। किसी ने बोला आइडेंटिटी फंक्शन तो रुमाल निकाल के आंसू पूछने की जरूरत नहीं है, सीधे बोलो y इक्वल टू एक्स इज द आइडेंटिटी फंक्शन। इसका ग्राफ तो आजकल प्ले ग्रुप के बच्चे बना लेते हैं, और उनको पता नहीं होता कि उन्होंने ग्राफ बना लिया है, एक्स वाई, y इक्वल टू एक्स। इन दोनों के अलावा चार और महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि अपने को होनी चाहिए। बचपन में एक थ्योरम पढ़ाई गई थी, रिमाइंडर थ्योरम। याद करो, रिमाइंडर थ्योरम। बचपन में अपन प्ले ग्रुप में जब एडमिशन लेने जा रहे थे तो पहले दिन नहीं, जो मैं कह रहा हूं वही होगा। y इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन है, बस जो मैंने बोल दिया खत्म, वही है, टेंशन मत लो। रिमाइंडर थ्योरम क्या है ये बात करें। रिमाइंडर थ्योरम, अगर किसी पॉलिनोमियल को डिवाइडेड बाई x माइनस ए, तो जो रिमाइंडर निकल के आएगा f ऑफ ए। याद करो प्ले ग्रुप में पहला दिन मैडम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा रही थी, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर आप x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, f ऑफ ए। और इसी रिमाइंडर थ्योरम के बड़े भैया फैक्टर थ्योरम। अगर रिमाइंडर जीरो हो जाए तो जिस चीज से आप डिवाइड कर रहे हैं वो ऊपर वाले का फैक्टर होगा। यही फैक्टर थ्योरम कहती थी कि अगर f ऑफ ए जीरो है देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। क्या बात समझ में आई? और आइए अंत में सुने ब्रह्मांडिक सत्य। कौन सा सत्य? ब्रह्मांडिक सत्य। मेरे एक एक लफ्ज पर ध्यान देंगे और मैं भी क्वेश्चन पूछूंगा और पता लगाऊंगा कि रियल में आपने मेरे शब्दों को सुना कि नहीं सुना। पूरे ब्रह्मांड में केवल दो ही पॉलिनोमियल फंक्शन हैं जो कि इस रिश्ते को, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये रिश्ता है एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स। टीवी पर एक सीरियल रिश्ता क्या कहलाता है? उन पति पत्नी को यही नहीं पता कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है। ठीक है, सुनो ध्यान से। वो हर सीरियल की शुरुआत पूछते हैं रिश्ता क्या कहलाता है, रिश्ता क्या। मन तो कहा फोन करके बता दो भाई पति पत्नी का रिश्ता है, मतलब जाने दो बेचारों का सीरियल खत्म हो जाएगा। ठीक है, ढूंढने तो देखे कब पता लगता है। देखो पूरे ब्रह्मांड में केवल ऐसे दो ही पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ कितने फंक्शन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं? इनफाइनाइट। देखो ये सुना ही नहीं आपने? इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले इनफाइनाइट फंक्शन होंगे, लेकिन पॉलिनोमियल फंक्शन केवल दो होंगे। मैंने बोला था ध्यान सुनना है। अगर कोई बोले कितने फंक्शन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, बहुत फंक्शन है, लेकिन हम पॉलिनोमियल शब्द जोड़ दें कि कितने पॉलिनोमियल फंक्शन इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो केवल दो, और वो है 1 प्लस एक्स की पावर एन एंड 1 माइनस एक्स की पावर एन। बिल्कुल याद होना चाहिए ब्रह्मांडिक सत्य। माथे पे चोट लगे ब्रह्मांडिक सत्य जरूर बोले। कुछ याद आ रहा हो ना याद आ रहा हो, ये जरूर याद आना चाहिए। लोगों से पूछें इस ब्रह्मांडिक सत्य को पूरे विश्व भर में फैलाएं। फोन करें मोदी जी को, बताएं उन्हें सर देयर आर ओनली टू पॉलिनोमियल फंक्शन satisfying the relation fx into f of 1 by x is equal to fx plus f of 1 by x and they are 1 plus x की पावर and 1 minus x की पावर है। वो बोलेगा ठीक है पढ़ाई पर ध्यान दो। क्या ये पूरी बात क्लियर है? These are all the things that we need to know about polynomial function। इसके अलावा दो बातें और मैं बता देता हूं। सब बच्चे बोर्ड पर देखो, ध्यान दो बोर्ड देखो। जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन, ऑड डिग्री का जो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा उसकी रेंज हमेशा आर होएगी।
यानी ऑड डिग्री का जो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा वो पूरा -∞ से लेकर +∞ तक वेरी करेगा। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन हैज रेंज आर। अब सोचो भैया, कोई चीज पूरा पाताल लोक से आकाश लोक तक जा रही है तो धरती को तो एक बार काटेगी ही काटेगी। कहने का मतलब कोई चीज -∞ से +∞ जा रही है तो एक्स एक्सिस को तो एक बार काटेगी ही काटेगी। यानी कहने का मतलब कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हैज एट लीस्ट 1 रियल रूट। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन का कम से कम एक रियल रूट तो हो भाई करे। क्या बात समझ में आई? क्या सारी बातें क्लियर हैं? छपा लीजिए फटाफट।